आज का हमारा टॉपिक जो है वो है बीएससी सेकेंड ईयर यूनिट 3 चल रही है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल और उसकी स्ट्रक्चर और एप्लीकेशंस के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। आनुवंशिक पदार्थ जो होता है उसे डीएनए कहते हैं। किसी भी कोशिका जो किसी सजीव का आधार होती है, कोशिका के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। उसी कोशिका के अंदर केंद्रक और ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। केंद्रक के अंदर आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है, जो कि क्रोमोसोम्स के रूप में प्रेजेंट होता है। ये क्रोमोसोम्स क्रोमैटिक नेटवर्क के फॉर्म में केंद्रक के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं क्रोमोसोम्स पर लीनियर फॉर्म में या रेखीय क्रम में जीन्स उपस्थित होते हैं। ये जीन जो होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल्स होता है या आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं उनको नियंत्रित करने का काम करते हैं और उन्हें एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए उन्हें जनरेशन टू जनरेशन यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक गुणों को पहुंचाने का कार्य जीन्स के द्वारा किया जाता है। आनुवंशिक पदार्थ या न्यूक्लियर एसिड जो है वो डीएनए या आरएनए कहलाते हैं, जिसे ये डीएनए जो है वो न्यूक्लियोप्रोटीन से बने होते हैं और ये जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये आनुवंशिक इंफॉर्मेशन या जो जेनेटिक सूचनाएं होती हैं उनका इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है डीएनए के द्वारा, और जो मैसेंजर आरएनए है उसमें जो आनुवंशिक सूचनाएं होती है वो ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य किया जाता है। तो ये यहाँ पर डीएनए जो है वो किस तरह से प्रेजेंट्स होते हैं और जीन्स कैसे काम करते हैं और जीन्स किस तरह आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफ़र करते हैं, उसका हमने प्रारंभिक इंट्रोडक्शन उसके अंदर देखा है। अब आगे हम देखते हैं कि जो इसकी हिस्ट्री है वो क्या है। सबसे पहले हिस्ट्री में देखें तो सबसे पहले मिशनर ने 1869 में जो है WBC जो है श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उसके अंदर जो पदार्थ का था उसको न्यूक्लियन नाम दिया था और इसमें डीएनए जो है वो मॉलिक्यूल्स के रूप में पाया जाता है। और नेक्स्ट जो है वो अध्ययन हुआ था 1880 में फिशर के द्वारा और उसने इस आनुवंशिक पदार्थ को न्यूक्लिक प्रोटीन का नाम दिया था। आगे कोसाल के द्वारा भी संरचना इसका अध्ययन किया गया था और उसने इसमें न्यूक्लिक प्रोटीन के अंदर पाए जाने वाले 2 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करा। इसमें कहा उसने प्यूरिन और पायरामिड 2 प्रकार के क्षारक इसके अंदर पाए जाते हैं, जिसमें प्यूरिन जो है वो एडेनिन और ग्वानिन के द्वारा क्षारक उसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं और पायरामिडिन्स के अंदर साइटोसिन और थायमीन्स जो है वो बेस पेयर्स प्रेजेंट्स होते हैं। इसी तरह जो लेवनिक है उसने न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में बताया था। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, तो उसने कहा कि जो डीएनए होते हैं उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, जबकि जो आरएनए होती है उसके अंदर राइबोज शुगर होती है। डीएनए के अंदर एक ऑक्सीजन की कमी होती है। इसके अलावा इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट्स होता है। इसी तरह इसकी हिस्ट्री के बारे में आगे देखें तो 1944 में एवरी मैक्लियोड्स व मैकार्थी ने डीएनए के बारे में कहा था कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि आनुवंशिक के लिए या उत्तरदायित्व होता है। तो डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी, जो आनुवंशिकता के लिए या पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा एक जो नियम होता है जिसे लो चारकॉफ का नियम, जो कि 1947 में चारकॉफ के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, उसने कहा था कि जो डीएनए की जो केमिकल स्ट्रक्चर होती है उसकी स्टडी की थी उसने चारकॉफ ने, और उसके आधार पर उसने कहा था कि जो एडेनिन और थायमीन का अनुपात साइटोसिन और ग्वानिन का अनुपात हमेशा 1:1 ही
रहता, 1 अनुपात ही रहता है। लेकिन जैसे 5174 जो बैक्टीरिया की वेराइटीज़ पाई जाती है उसके अंदर ये एब्सेंट होता है, ये अनुपात उसके अंदर नहीं पाया जाता है। इस तरह इसके अंदर जो विलियम्स 1950 में विलियम्स और उसके सहयोगियों ने जो डीएनए की स्ट्रक्चर है वो एक्सरे डिफ्रेक्शिएशन टेक्नोलॉजी के द्वारा उसकी डीएनए की संरचना को देखा और उसमें बताया कि जो डीएनए में प्यूरिन और पायरिमिडीन प्रेजेंट्स होते हैं वो लगभग 3.4 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर ये दोनों प्यूरिन और पायरिमिडीन पाए जाते हैं। इस तरह उन्होंने कहा जो डीएनए है वो उसके अंदर जो 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो मिलकर 34 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस में अरेंज्ड होते हैं। जिस तरह से डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, डीएनए जो है सर्कुलर होता है और यहाँ पर जो डीएनए है वो सर्कुलर डीएनए डबल स्ट्रैंड डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और ये जो है ये डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और डीएनए जो है वो कैसा होता है, लॉन्ग होता है, अनब्रांच्ड होता है और स्पाइरल डीएनए होता है। 1953 में वाटसन और क्रिक ने ही डीएनए के आर्टिफिशियल सिंथेसिस किया था, कृत्रिम रूप से डीएनए का संश्लेषण किया था और कॉर्नबर्न ने इसे 1957 में इस आर्टिफिशियल डीएनए के बारे में बताया था। तो जो डीएनए होता है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के ही अंदर प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर डीएनए जो है वो आनुवंशिक पदार्थ तो है वो किसी भी प्रकार की आउटर स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता, वो साइटोप्लाज्म के अंदर लगभग एक फिलामेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जबकि जो यूकैरियोटिक होता है उसके अंदर ये डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर और केंद्रिका के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा जो डीएनए है वो प्लाज्मिड और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है, जिसके कारण कि प्लाज्मिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का सेल्फ रेप्लिकेशन होता है, ये खुद अपना निर्माण कर सकते हैं कि उसके अंदर स्वयं का डीएनए प्रेजेंट होता है। आगे हम देखें जो एविडेंस ऑफ डीएनए इज़ ए जेनेटिक मटेरियल, ये किस तरह से प्रमाणित किया जा सकता है कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। तो सबसे पहले इसमें जो है वो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक प्रयोग किया था और ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ का जो प्रयोग है वो न्यूमोनिया डिजीज़ जो है वो कॉज की जाती है बैक्टीरिया के द्वारा। और उन्होंने न्यूमोनिया की जो बैक्टीरिया है उसमें डिप्लोकोकस निमोनिया की जो स्ट्रेन है वो 2 स्ट्रेन्स का उपयोग के यूज़ किया था। पहली जो स्ट्रेन थी उसके अंदर जो स्ट्रेन है ए जो वायरुलेंट होती है और उग्र होती है और उसके अंदर जो है वो कैप्सूल उसके अंदर प्रेजेंट होता है, पॉलीसैकेराइड कैप्सूल पॉलीसैकेराइड का बना होता है। और जो दूसरी स्ट्रेन जो सी बैक्टीरिया की होती है वो नॉन वायरुलेंट होती है, जिसे हम अनुग्र कहते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर देखा गया तो देखिए कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो इन्होंने वायरुलेंट स्ट्रेन थी वो स्मूथ होती है और डिजीज़ को कॉज्ड करने का काम करती है, जबकि जो नॉन वायरुलेंट होती है वो रफ़ होती है और इरेगुलर शेप्ड में होती है, जिसे R सेकेंड कहा गया और वायरुलेंट फेज़ को S थर्ड कहा गया। इसको जब माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस जो रिज़ल्ट प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर यहाँ पर हम आगे इसके कॉजेज़ को या ये देख सकते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल किस तरह से ट्रांसफ़र होता है या रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर क्या किया उसने ग्रिफिथ ने सबसे पहले जो एस थी स्टेज जो कि वायरुलेंट था उसने उसको इंजेक्ट किया कल्चर को एस थर्ड कल्चर को और फिर माइस के अंदर इंजेक्ट किया। तो जो माइस है वो डाइड हो जाती है, मर जाती है, क्योंकि जो यहाँ पे पता है कि यहाँ पर जो कॉजेज उसके लिए दिए गए थे, क्योंकि यहाँ पर एस थर्ड के अंदर जो वायरुलेंट है ये, इसके अलावा इसके अंदर जो पॉलीसैकेराइड कैप्सूल प्रेजेंट होता है जिसके कारण कि ये माइस डेथ हो जाता है। अब R सेकेंड है जो कि एक प्रकार का नॉन वायरुलेंट है, रफ़ है और इरेगुलर स्ट्रेन होती है बैक्टीरिया की। उसको कल्चर किया और कल्चर करने के बाद इंजेक्ट किया माइस के ऊपर, तो माइस जीवित ही रहता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का वो डेड नहीं होता है।
अब उन्होंने तीसरा प्रयोग किया तो उसने S3 जो थी उसके जो बैक्टीरिया थे जो कि वायरुलेंट था, उसकी जो बैक्टीरिया था उनका डेड कर दिया। तो यहाँ पर डेड कैसे किया, हीट और किल्ड, उन्हें गर्म किया गया बैक्टीरिया को और उन्हें मारा गया और फिर उसके बाद उनको जो है माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया। तो माइस कैसे रहते हैं, लाइव्स, यानी माइस जीवित रहते हैं। अब उन्होंने क्या किया, इस सेकंड को फिर से प्रयोग को बदला और अब की बार जो है वो R2 जो है, जो कि नॉन वायरुलेंट थी, उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो S3 के जो बैक्टीरिया थे उनको किल्ड करके और R2 के साथ उनको इंजेक्ट करके और माइस को अंदर इंजेक्ट किया। इंजेक्ट करने पर माइस डेड हो गया। तो इसका कारण जानने पर पता चला कि जो डेड का जो कारण था उसमें था कि S3 जो डेड सेल थी उसका जो DNA था वो R2 के अंदर एंटर कर दिया जाता है और जिसके कारण जो है S3 भी में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। R2 जो है वो S3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि उसके अंदर जो कैप्सूल पाया जाता है उस कैप्सूल के अंदर वो पॉलीसेकेराइड का होता है और उसमें जेनेटिकल मटेरियल प्रेजेंट्स होता है और वह जेनेटिकल मटेरियल R2 की नॉन वायरुलेंट को वायरुलेंट में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो जाता है, इसलिए एक DNA एक जेनेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो बैक्टीरियोफेज में किया गया था। जो बैक्टीरियोफेज है ये जो वायरस होता है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करता है और बैक्टीरियल सेल के अंदर ही इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे कि हम बैक्टीरिया के अंदर जब पढ़ते हैं तो ये स्टेज हमें वहाँ पर देखने को मिलती है और बैक्टीरिया सेल का जो है वो लाइसिस होकर सेल डेड हो जाती हैं। जो बैक्टीरियोफेज होता है वो उसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट तो उसका हेड कहलाता है और दूसरा पार्ट उसका टेल होता है। जो हेड पार्ट होता है उसके अंदर प्रोटीन कवर प्रेजेंट्स होता है और चारों तरफ से, और उसके अंदर DNA कोर जो होता है वो प्रेजेंट्स होता है। टेल होता है, उसके अंदर जो टेल होती है वो टेल शीट होती है और इसके अलावा टेल फाइबर्स की बनी होती है। लगभग A.D. हर्श और M.J. जीज ने 1952 में इस पर एक्सपेरिमेंट किया था और इसका रिज़ल्ट निकाला कि जो फेस का जो DNA होता है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर करता है और नई संतति का निर्माण कर लेता है। अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट देखें तो जो है कि स्ट्रक्चर ऑफ DNA, तो DNA की संरचना किस प्रकार की होती है। तो DNA है जो हमने देखे कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसे हम DNA कहते हैं। तो DNA का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड्स। ये 5 कार्बन्स यानी 5 पेंटो शुगर और नाइट्रोजनस बेस, इसके अलावा प्यूरिन और पायरिमिडिन, जो नाइट्रोजन बेस है उसके अंदर प्यूरिन और पायरिमिडिन प्रेजेंट्स होते हैं, उसके से मिलकर बना होता है। और DNA को ही यहाँ पर बैकबोन कहा जाता है। किसी भी जीव का आधार है वो रीढ़ की हड्डी, बैकबोन DNA को कहा जाता है और उसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड्स प्रेजेंट्स होता है। तो उसके अगर न्यूक्लिक एसिड देखा जाए तो न्यूक्लियोटाइड जो शुगर होती है वो इस तरह से प्रेजेंट होती हैं। फॉस्फोरस के 3 जो ग्रुप्स होते हैं वो OH आयंस के साथ कंबाइंड करते हैं और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ी रहती है। इस प्रकार इसके जो 2 हाइड्रोजन है वो 2 हाइड्रोजन ग्रुप्स जो है वो नाइट्रोजन शुगर के साथ बॉन्ड बनाती है, जबकि एक हाइड्रोजन जो है वो स्टोन्स और प्रोटीन्स के साथ आयनिक बॉन्ड का निर्माण करती है। तो यहाँ पर देखें, अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें तो इसका शुगर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर देखिए राइबोस शुगर है। तो राइबोस शुगर के अंदर 5 कार्बन 1 2 3 4 5 यहाँ पर 5 कार्बन यानी पेंटागोनल रिंग के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। और राइबोस शुगर जो है उसके अंदर एक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इस कारण ये डीऑक्सीराइबोस शुगर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और इसका 3 एंड और 5 एंड जो है वो फॉस्फोरिक एसिड्स पेंटागोनल रिंग के अंदर 3 और 5 एंड्स पाए जाते हैं। देखिए इसमें तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर पेंटागोनल जो रिंग होती है उसके अंदर 3 और 5 एंड्स फॉस्फोरिक एसिड्स और 1 कार्बन जो है वो नाइट्रोजनिक बेस के द्वारा अटैच होता है। इस प्रकार यहाँ पर ये
डीएनए की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। अब हम तीसरा पॉइंट इसके अंदर देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजनिक क्षारक देखें तो नाइट्रोजनिक क्षारक जो होता है प्यूरिन्स और पायरेमिड्स होते हैं। जो प्यूरिन्स होते हैं उसके अंदर 2 बेंजीन्स की जो रिंग्स होती हैं वो फ्यूज्ड होती है और एडेनिन और ग्वानिन का निर्माण करती है, और पायरेमिडीन्स के अंदर 1 बेंजीन की रिंग होती है वो साइटोसिन और थाइमिन का निर्माण करती है। इसी तरह जो राइबोस शुगर होती है उसके अंदर थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल प्रेजेंस होता है। इसी तरह यहाँ पर जो है न्यूक्लियोटाइड्स 4 पार्ट जो बनाता है वो होता है न्यूक्लियोसाइड्स। जो न्यूक्लियोसाइड्स होता है उसका निर्माण है, जैसे एडेनिन है उसके अंदर डीऑक्सी राइबोस शुगर और एडेनोसिन का निर्माण करते हैं। एडेनिन के साथ ये जुड़कर एडेनोसिन का निर्माण करते हैं। इसी तरह जो ग्वानिन होता है उसके अंदर डीऑक्सी राइबोस शुगर मिलकर ग्वानिनोसिन का निर्माण करता है। इसी तरह अच्छा थाइमिन होता है उसके अंदर डीऑक्सी राइबोस शुगर मिलकर डीऑक्सी थाइमिडीन्स का निर्माण करते हैं। इसी तरह साइटोसिन्स होता है उसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर मिलकर साइटिडीन का निर्माण करते हैं। इस तरह यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण देखिए, ये साइड था, साइड्स में इस तरह से ऑर्डर चलते हैं, और न्यूक्लियो जो टाइड्स होते हैं उसके अंदर एडेनिन प्लस डीऑक्सी राइबोस शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड होता है। इसी तरह यहाँ पर डीऑक्सी एडेनिमिक एसिड जो है AMP का निर्माण करते हैं। यहाँ पर दूसरा है ग्वानिन प्लस डीऑक्सी राइबोस शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड्स, और ये यहाँ पर डीऑक्सी ग्वानिन एसिड ग्वानिक एसिड का निर्माण करता है जिसे DGMP कहा जाता है। इसी तरह साइटोसिन प्लस डीऑक्सी राइबोस शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड्स मिलकर डीऑक्सी साइटिडिक एसिड का निर्माण करता है जिसे DCMP कहते हैं। इसी तरह जो थाइमिन होता है वो थाइमिन प्लस डीऑक्सी राइबोस शुगर प्लस डीऑक्सी थाइमिडीन मिलकर DTM थाइमिडीन एसिड्स का निर्माण डीऑक्सी थाइमिडीन एसिड का निर्माण करते हैं। इनके देखो मैंने शॉर्ट में सारे नाम लिखे हैं किस तरह से ये DGMP, DCMP और DTMP कहलाते हैं, और AMP इसको कहा जाता है। इस प्रकार जो DNA है वो एक मैक्रोमोलिक्यूल्स है जिसका कि निर्माण डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स यूनिट्स के द्वारा होता है, और ये सभी लीनियर फॉर्म में जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का चेन का निर्माण करते हैं और DNA की प्राइमरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। जो DNA की स्ट्रक्चर्स है उसको हम आगे डिटेल में देखते हैं। जो DNA की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किस तरह से होता है तो उसे डायग्राम में दिखाया गया। देखिए जो डायग्राम है उसमें देखिए ये फास्फोरस पेंटोस शुगर है। पेंटोस शुगर के अंदर ये आयनिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, एस्टर बॉन्ड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर जो 5 कार्बन्स होता है और 3 कार्बन्स आकर जुड़कर पेंटोस शुगर के साथ जुड़ जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर ये देखिए ये प्यूरिन और ये पायरिमिडाइड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा आपस में जुड़ते हैं। ये अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर पाए जाते हैं। देखिए पेंटोस शुगर जो है ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमें देखने को मिलती है। इसी डायग्राम को यहाँ पर ध्यान से देखने की आवश्यकता है। यहाँ पर 3 एंड जो है वो नीचे की ओर दिखाई दे रहा है, जबकि 5 एंड जो है वो ऊपर की ओर दिखाई देता है। इस तरह 3 एंड्स और 5 एंड्स जुड़कर फॉस्फेट शुगर का निर्माण करते हैं, और इस तरह जो है वो DNA का एक हेलिक्स पूरा निर्माण होता है। तो DNA का 5 एंड्स और 3 एंड्स इस 10 to 11 एंगस्ट्रॉम इसके बीच की दूरी होती है। और अब इसका स्ट्रक्चर को यहाँ देखें। DNA की स्ट्रक्चर है तो लगभग 20 एंगस्ट्रॉम दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में 20 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है, और इसके मध्य भाग को है वो DNA की एक्सिस कहा जाता है, जो कि डबल हेलिकल मॉडिकल के रूप में प्रेजेंट होता है। इसके अंदर लगभग एक जो राउंड पाया जाता है उसके अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड्स क्षारक प्रेजेंट्स होते हैं, वो लगभग ये 34 एंगस्ट्रॉम की इसके अंदर दूरी होती है, और एक न्यूक्लियोटाइड्स पेयर के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस उसके अंदर
प्रेजेंट्स होती हैं। तो यहाँ पर हमने न्यूक्लिक डीएनए की स्ट्रक्चर को हमने देखा है। तो डीएनए का जो मॉडल्स है वो सबसे पहले 1953 में वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। और ये मॉडल जो है वो चारकफ, विलिनकिंस और फ्रैंकलिन्स और पॉलिंग के द्वारा इसकी खोज की गई थी। उसके ऊपर ये मॉडल आधारित था। डीएनए में पाई जाने वाली दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो होती हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री होती है। और ये चेन जो होती है वो पैरेलल होती है। उसमें पॉलरिटी यानी ध्रुवता प्रेजेंट्स होती है। देखिए चेन जो है वो अपोजिट होती है एक दूसरे के एंटी। इसी तरह जो है दोनों चेन्स में एक का एंड 3 एंड और दूसरी चेन के अंदर 5 एंड्स का पार्ट जो है वो एक दूसरे के सामने होता है। और इसमें एक चेन की असेंडिंग और दूसरी चेन डिसेंडिंग फॉर्म में होती है। और ये आपस में राइट हैंड यानी दक्षिणावर्त कॉइलिंग्स को प्रेजेंट्स करती है। इसमें जो कॉइलिंग होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर होती है। और डीएनए की जो सेंसरी जो स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो बनाता है उसमें जो फॉस्फेट जो होता है वो आउटर रीजन्स के अंदर और बेस पेयर इनर रीजन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो 90 डिग्री की एक्सिस पर अरेंज्ड रहते हैं। और दोनों चेन जो है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ी रहती हैं, जैसा कि हमने डायग्राम के अंदर देखा। इस तरह जो विल्किंसन और उसके जो सहयोग हैं उसने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा इसकी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का मेज़रमेंट किया था। अब अगर देखें तो यहाँ पर डिफरेंस फ्रॉम डीएनए हेलिक्स, तो डीएनए हेलिक्स के अंदर को किस तरह से जो है चेंजेस आने के कारण जो है डीएनए अलग अलग फॉर्म के डीएनए यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो डीएनए की चेंजेस किस तरह के हैं, जैसे ए डीएनए है, बी डीएनए है, सी डीएनए है, जेड डीएनए है। तो ए बी सी डी डीएनए जेड डीएनए क्यों होते हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, वहाँ पर इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो डीएनए की जो कॉइलिंग होती है वो अलग अलग कंडीशंस के अंदर बदलती रहती है। और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर जो कंडीशंस के अंदर डीएनए की स्ट्रक्चर में चेंज आता है उसे है यहाँ पर ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए या जेड डीएनए नाम दिया जाता है। जो डीएनए की ये जो स्ट्रक्चर होती है वो ह्यूमिडिटी संरचनाएं जो है आर्द्रता की प्रेजेंस के कारण उसके जो आयंस और उसके जो साल्ट है उसकी कंसंट्रेशन में चेंजेस आ जाता है। और नंबर ऑफ बेस पेयर्स और जो है पर टर्न जो है मोड पर ये आधारित होती है। तो अगर हम देखें तो ये ए बी सी जेड डीएनए क्यों होते हैं, तो उसका कारण है सबसे पहले है कि जो डीएनए की स्ट्रक्चर है उसके स्ट्रक्चर के अंदर ह्यूमिडिटी आर्द्रता के कारण, उसकी प्रेजेंस ऑफ आयंस, उसके आयंस के अंदर जो उपस्थिति होती है उसके कारण, और जो साल्ट होता है उसकी कंसंट्रेशन के कारण, और बेस पेयर्स जो होते हैं उनकी संख्या के आधार पर मोड पर जितने बेस पेयर उसके आधार पर इसके अंदर चेंजेस आते हैं। उसके आधार पर ये ए बी सी और जेड डीएनए कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले देखें हम ए डीएनए के बारे में। तो ए डीएनए में जो ह्यूमिडिटी होती है वो लगभग 75% हो जाती है। और सोडियम और पोटेशियम, इसके अलावा सीजियम्स आयंस इसके अंदर प्रेजेंस होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो बेस पेयर पर टर्न होता है इसके अंदर 11 न्यूक्लियोटाइड्स होता है बेस पेयर, और लगभग इसमें 32.7 डिग्री जो है वो राइट हैंड पर रोटेशन न्यूक्लियोटाइड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ए डीएनए के अंदर 25.5 एंगस्ट्रॉम्स डायमीटर इसके पूरे डीएनए की डायमीटर होती है। इसी तरह जो बी डीएनए होते हैं उसके अंदर ह्यूमिडिटी जो होती है वो 92% होती है, और ये लेस आयनिक होते हैं, उनके अंदर बहुत कम आयंस उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और लगभग दक्ष क्षारक जो होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पर टर्न। और 36.0 डिग्री सेंटीग्रेड जो इसकी ये राइट हैंड पर रोटेट करते हैं। और इसका जो डायमीटर होता है वो 23.7 एंगस्ट्रॉम का इसका डायमीटर यानी टोटल व्यास इसका होता है।
इसी तरह यहाँ पे जो देखें जो cDNA होता है वो cDNA के अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है वो लगभग 66% होती है और इसके अंदर जो लिथियम आयंस होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंस होते हैं और इसके जो बेस पेयर्स होते हैं उसके अंदर 9.33% बेस पेयर पर टर्न इसके अंदर प्रेजेंस होते हैं। इसके अलावा जो बेस पेयर्स होते हैं उसके इसके अंदर टोटल बेस पेयर है वो 38.6 डिग्री बेस पेयर्स प्रेजेंस होते हैं और ये 3.4 बेस पेयर्स की इसके अंदर हेलिकल का फॉर्मेशन होता है और ये इसका जो डायमीटर होता है वो 23.7 एंगस्ट्रॉम का इसके अंदर डायमीटर प्रेजेंट्स होता है। जेड अब इसके बाद जो ZDNA है, ZDNA देखें तो ये ZDNA जो है उसके अंदर जो साल्ट कंसनट्रेशन होती है वो वेरी हाई होती है और इसके अंदर जो बेस पेयर पाए जाते हैं वो लगभग 12 बेस पेयर पर टर्न इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं और ये माइनस जो है 30.0 लेफ़्ट हैंड डायरेक्शन में रोटेट करता है और 5.7 एंगस्ट्रॉम जो बेस पेयर है पर हाइड्रोजन्स की बेस पेयर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और इसका जो डायमीटर होता है वो 18.4 एंगस्ट्रॉम का डायमीटर इसके अंदर होता है। इस तरह की जो हमने चारों ही DNA की स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर हम इसका सिंपली कंपैरिजन देखें Z और BDNA में तो देखें तो सिमिलरिटी क्या होती है Z और BDNA के अंदर। तो ZDNA के अंदर डबल हेलिक्स प्रेजेंट होती है और BDNA के अंदर भी डबल हेलिक्स प्रेजेंट होती है और ये एंटीपिन पैरेलल्स ब्रांच्ड उसके अंदर प्रेजेंट होती है। दोनों के अंदर ही सिमिलरिटी है, एंटी पैरेलल ब्रांच होती है। दोनों के अंदर ही एडेनिन और थायमिन डबल बॉन्ड में, ग्वानिन और साइटोसिन्स डबल बॉन्ड के अंदर पेयरिंग्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह जो इसके अंदर डिससिमिलरिटी देख लीजिए Z और BDNA के अंदर। तो ZDNA के अंदर जो है वो लेफ्ट हैंड स्ट्रक्चर को शो करता है। ये जिगजैग फॉस्फेट और शुगर जो होती है उसमें जिगजैग फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इसके अंदर जो शुगर होती है वो अल्टरनेट रिपीटिंग मोनोमर्स और डाइमर्स के फॉर्म में इसमें प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो हेलिकल्स लेंथ होती है वो 45 एंगस्ट्रॉम पर कॉइल होती है और इसमें 12 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं और 60 एंगस्ट्रॉम डिग्री का इसके अंदर ये कोण बनाते हैं। एक्सिस जो होती है उसकी 60 डिग्री की होती है। और यहाँ पर देखें जो BDNA होता है उसके अंदर जो है ये राइट हैंड होते हैं, ये रेगुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अंदर जो शुगर कंसंट्रेशन होती है, शुगर जो है वो यूनिडायरेक्शनल होती है और मोनोमियर्स की बनी होती है और इसके अंदर 34 एंगस्ट्रॉम्स जो है वो हेलिकल लेंथ होती है और इसके अंदर 10 बेस पेयर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर 36 जो है डिग्री का कोण ये एक्सिस पर बनाते हैं।